नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया में अभी भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक बार जब ये हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी, जिसमें अभी और कुछ लेक्चर बाकी हैं, उसके बाद हम एक साथ आपको अभी जहाँ से स्टार्ट किया था पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो कल भी हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, तरह तरह की क्रॉपों को एक साथ ग्रो करते हैं। एक ही फार्म लैंड में, एक ही लैंड होगी, उसमें हम किसी एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप पर हम निर्भर नहीं होते हैं, किसी एक ही क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, उसमें कई तरह की क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी वही होता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब किसी नई क्रॉप को एडिशन करना। जैसे कोई फार्म लैंड हो गया, यहाँ हम पहले सिर्फ एक ही क्रॉप उगाते थे, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ही फार्म लैंड पर हम कई तरह की क्रॉप उगाते हैं एक ही टाइम पर। ये अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम की बात नहीं कर रहे, एक ही टाइम पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ आधे फार्म में हमने उगा दिया, दूसरी क्रॉप उगा दिया, राइस उगा दिया आधे फार्म में, उसके बाद हमने क्या किया, कोई दूसरी क्रॉप उगा दी उसी सीजन की, फिर उसके बाद जो बच्चा उसमें दूसरी क्रॉप उगा दी। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि नई क्रॉप का एडिशन करते हैं, फिर नए क्रॉपिंग सिस्टम का एडिशन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। यही यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द एम ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज टू इंक्रीज क्रॉप पोर्टफोलियो सो दैट फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्रॉप टू जनरेट देयर इनकम। मतलब इसका जो मेन एम होता है, क्या होता है कि जो हमारे फार्मर होते हैं वो किसी एक क्रॉप पर डिपेंडेंट ना रहें अपने इनकम के लिए या अपने सब्सटेंस के लिए, जिसके भी लिए वो जिस तरह की भी फार्मिंग कर रहे हैं, किसी एक क्रॉप पर निर्भर ना रहें। एक क्रॉप पर निर्भर रहेंगे, हो सकता है कि कोई भी हमारी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या कोई कई तरह के रीजन हो सकते हैं जिससे वो हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, प्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए एक क्रॉप पर निर्भर ना रह के अगर हम 2 से 3 क्रॉप उगाएंगे, एक दो क्रॉप हमारी ख़राब भी हो गई तब भी हमारी एक दो क्रॉप बची रहेंगी और कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा और कुछ ना कुछ इनकम हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। तो यही एडवांटेज है जो आपको हमने अभी बताया। जैसे पहला, इनकम इंक्रीजेज ऑफ स्मॉल फार्म होल्डिंग। जिनके पास छोटे खेत होते हैं, छोटी फार्म लैंडिंग होती है, छोटे लैंड होते हैं, उनकी क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है। पहले वो एक ही क्रॉप उगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एक ही टाइम पे कई तरह की क्रॉप उगाएंगे तो क्या होगा, एक तो उनसे रिस्क कम होगा, जिससे उनका क्या होगा, इनकम जो है वो भी बढ़ेगी। और हर क्रॉप का जो है अपना अलग अलग एक प्राइस होता है, MSP होती है। तो इससे हमारा क्या होगा, जो छोटे लैंड होल्डर हैं, छोटे किसान हैं, उनकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी और उनके लिए ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद लेस रिस्क फॉर द प्राइस फ्लक्चुएशन, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। वही अभी जो हमने बात की, उतनी देर से बात करते आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि रिस्क कम होता है किसका, प्राइस फ्लक्चुएशन का। अगर किसी एक क्रॉप का प्राइस फ्लक्चुएट भी हुआ, फ्लक्चुएशन का मतलब कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, तो दूसरी क्रॉप हमारे क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा। या फिर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, हो सकता है हमारी क्लाइमेट कुछ ऐसा हो जाए जिससे एक क्रॉप नहीं ग्रो हो पा रही, लेकिन वहीं हो सकता है कि ये जो क्लाइमेट कंडीशन बनी है वो दूसरे क्रॉप के लिए सुटेबल हो, तो दूसरी क्रॉप का क्या होगा, उससे हमारा प्रोडक्शन दूसरी क्रॉप का बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका भी रिस्क कम हो जाता है। बैलेंसिंग फूड डिमांड, जब हम कई तरह की क्रॉप उगाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, जो फूड है हमारा वो बैलेंस होगा। उसका जो भी हमें फूड चाहिए होता है, जैसे एक दिन में हमें नॉर्मल डाइट क्या चाहिए होती है, रोटी दाल चावल यही चाहिए होता है। तो हम अगर एक ही फार्म से हम गेहूं भी उगा सकते हैं, राइस भी उगा सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फूड की डिमांड है वो भी हमारी बैलेंस होगी। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी फॉर्डर फॉर लाइव स्टॉक एनिमल। इसके साथ ही हम ग्रेन के साथ ही, अनाज के साथ ही या वेजिटेबल्स के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, चारे वाली फसल भी उगा सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका भी हम कंजर्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं। मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी हम कम कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक ही क्रॉप उगाएंगे, उसके लिए हम भी उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब हम ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे तब भी हम उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम देखा जाए तो उतनी ही प्रैक्टिस में हमें आउटपुट ज़्यादा प्राप्त होगा। तो अगर रेशियो देखा जाए तो हमारा इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो हम कम करेंगे। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन
ऑफ फार्म इनपुट्स एंड कम्युनिटी फूड सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड। वही मतलब जो ऑफ फार्म इनपुट्स होते हैं, मतलब अगर हम एक ही क्रॉप उगाएंगे तो बाकी क्रॉप के लिए, जैसे हम सिर्फ गेहूं ही उगा रहे हैं तो खाएंगे तो हम राइस भी खाएंगे, दूसरी चीज़ भी खाएंगे, वेजिटेबल भी खाएंगे, तो उसके लिए हम किस पे, ऑफ फार्म इनपुट्स पे, मतलब एक तरह से मार्केट हो गया या फिर हम कहीं से बार्टर सिस्टम से दूसरी क्रॉप लेते हैं, किसी से बदलते हैं, तो ये हम क्या कहते हैं, ऑफ फार्म इनपुट्स पे हम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही सारी चीज़ें उगाएंगे तो हम जो इन पर डिपेंडेंस है वो हमारी क्या होगी, एक फार्मर की डिपेंडेंस उस पर कम होगी। रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ क्रॉप फेल्योर्स, यही अभी आपको जो बताया कि क्रॉप फेल्योर्स का जो है रिस्क जो है वो कम हो जाता है। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ सॉइल, सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे आपको पता है कि जो सीरियल वाली क्रॉप होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, लेकिन अगर उसी के साथ हम पल्सेज भी उगाने लगें, ग्रो करने लगें, आपको पता है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस तरह से जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे और उसमें तरह तरह की क्रॉप उगाएंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल की हेल्थ भी बनी रहेगी, और उसके साथ ही सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है, जैसे इरोजन हो गया या और भी कुछ चीज़ हो गई, तो वो भी कम हो सकती है। कैसे, क्योंकि जो पल्सेज की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, ज़्यादा डेप्थ होती है उनकी, तो वो क्या करेंगे, इरोजन को कंट्रोल करने में भी काम करेंगी। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के। इसके बाद आते हैं तो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आसानी होती है, जिसकी वजह से फार्मर उस क्रॉपिंग पैटर्न को या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के पैटर्न को अपना सकते हैं। तो पहला तो है रिसोर्स रिलेटेड फैक्टर, जैसे इरिगेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल हेल्थ हो गया। अगर हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना है, तो हमें देखना होगा कि वहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो हैं कि नहीं है। रिसोर्स में जैसे इरिगेशन हो गया, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, सॉइल की हेल्थ कैसी है। जब तक ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें होंगी कि वहाँ की जो हमारा प्रोडक्टिविटी कितनी है, सॉइल फर्टाइल है या नहीं, पीएच कैसा है, किस तरह का सॉइल, सैलाइन तो नहीं है या एसिडिक तो नहीं, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, तो ये सारे रिसोर्स जब देखते हैं, वो सब चीज़ें जब होंगी तभी हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हम कई कई तरह की क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर हो गया, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर, वाटर यूज, मार्केटिंग, स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब ये सब चीज़ें, मान लीजिए सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, जब हम ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे तो ये सब चीज़ें, हमें अच्छी क्वालिटी का सीड चाहिए होगा, फर्टिलाइज़र भी चाहिए होगा क्रॉप को ग्रो करने के लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी चाहिए होंगे। देखेंगे कि हमारे पास इन सब चीज़ों की मार्केट है कि नहीं, ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं कि नहीं, वहाँ का वाटर यूज हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद ही ग्रो करने के बाद भी देखना होगा हमें कि हम इन सब चीज़ों की, जो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं उनकी मार्केट है यहाँ पर आसपास या नहीं, उसको मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं, स्टोरेज की फैसिलिटी है कि नहीं, स्टोरेज के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसके बाद हाउस होल्ड रिलेटेड फैक्टर्स, मेनली फूड एंड फॉडर सेल्फ सफिशिएंसी रिक्वायरमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर। तो हाउस होल्ड की जो कैपेसिटी होती है, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप देखेंगे कि अगर ईजिली आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, फूड हो गया, फॉडर हो गया, ये सब चीज़ें अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो भी आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप जाएं। इसके बाद प्राइस रिलेटेड फैक्टर, वही जो अभी हमने आपको कहा कि मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं वो आप बेच सकते हैं मार्केट में आके नहीं, और फिर बेचने के साथ ही उनका अच्छा प्राइस भी मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे प्राइस रिलेटेड फैक्टर हो गए। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्टर कवरिंग फ्रॉम फार्म साइज, टेनेंसी इशू, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें भी जो है क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी हैं, आप उन्हीं क्रॉप की तरह ज़्यादा जाएंगे, उन्हीं क्रॉप को ज़्यादा उगाना चाहेंगे जिनके लिए गवर्नमेंट अच्छा एमएसपी दे रहा है, या फिर जिनमें अच्छी रिसर्च हुई है, जिनका अच्छा सीड अवेलेबल हो रहा है, अच्छी प्रैक्टिसेज आपको पता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए आप जाएंगे और उन्हीं क्रॉप को आप ग्रो करेंगे। तो ये सारे हमारे फैक्टर हो गए जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कौन कौन से मतलब अभी भी कमियां हैं या कौन कौन सी अभी चीज़ें हैं जो रुकावट बन रही हैं किसके लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो पहला है जैसे मोर देन 60% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज रेन फेड। अगर आपका 100 हेक्टेयर
में क्रॉपिंग हो रही है, तो लगभग अभी भी इंडिया में 60% में क्या हो रहा है कि जो है क्रॉप वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। तो रेनफॉल पर डिपेंडेंट होगी तो आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। किस तरह से कि आपको नहीं पता कि इस साल रेनफॉल कितनी होगी या अगले साल कितनी होगी, तो आप किस तरह की क्रॉप ग्रो करें, इन सब चीज़ों में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सब ऑप्टिमल एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं रिसोर्सेज का, जैसे लैंड हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, ओवर यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट में और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी में। इसके बाद इनएडुकेट सप्लाई ऑफ द इम्प्रूव्ड एंड क्वालिटी सीड। क्वालिटी सीड अगर नहीं मिलेगा, इम्प्रूव्ड वैरायटी नहीं मिलेगी, हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं मिलेगी, प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, तो भी आप क्रॉप क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग अगर आपके पास है तो मान लीजिए 100 हेक्टेयर, लेकिन 100 हेक्टेयर भी आपके एक एक हेक्टेयर 100 जगह पर है, तो भी आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, आपके पास अच्छी तरह की मशीनें नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ फार्म लैंड ही है, तो भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रूरल रोड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास का अच्छा नहीं है तो भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप क्रॉप तो ग्रो करेंगे, आपके पास रोड ही नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, तो आप उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे। पावर नहीं है तो इरिगेशन के लिए पावर कहाँ से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी आपका क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम ही है। इसके बाद इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। आज भी अगर इंडिया में देखें तो क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत ही अभी भी पुअर है इंडिया हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। आप क्रॉप तो ग्रो कर लेंगे, और ज़्यादातर ये किस पे लागू होता है, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल हो गया, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि अच्छे से उसको स्टोर करके या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हम, और हमारी सब्जियां जो हम जो ग्रो करते हैं अपने इंडिया में, सब्जियां हो गए, फ्रूट हो गए, उनको हम लंबे यूज के लिए रख नहीं पाते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यही होती है कि हार्वेस्टिंग के बाद किस तरह से हैंडलिंग किया जाए। जैसे आपने देखा होगा जैम, जेली और ये सब बनाना, अचार बनाना, ये सब क्या कराती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं। चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं। तो किस तरह से हम कौन कौन सी टेक्निक करके हम सब्जियाँ हो गई, फल को हो गए, वो हम लंबे यूज के लिए अच्छे से रख सकते हैं। तो इन सब की चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। वेरी वीक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अभी भी इंडिया में क्या है, बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही कम है। इसके बाद इनएडुकेट रिसर्च। रिसर्च भी हमारा क्या है, एक्सटेंशन, फार्मर लिंकेज। रिसर्च तो हो रही है लेकिन एक्सटेंशन उनका कम हो रहा है। रिसर्च हो गई, वो फार्मर तक पहुंचने में बहुत देर से पहुंच रही है, फार्मर तक पहुंच रही हैं भी फार्मर सुनता नहीं है सही से, फार्मर तक पहुंच भी नहीं रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेटली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लार्ज स्केल इलिटरेसी अमॉन्ग फार्मर। वही बात कि इलिटरेसी है, आप सभी ने अगर जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होगा, आपने देखा होगा, आप रावे में जाते होंगे, तो अगर आप थोड़ा भी किसानों से संपर्क करना चाहते हैं तो बहुत कम ही किसान हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, जो आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं तो कोई भी किसान है जो वो कहता है हमें सब आता है, हमें नहीं सुनना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अभी भी। इमर्जिंग स्पीसीज ऑफ डिजीज एंड पेस्ट अफेक्टिंग मोस्ट क्रॉप प्लांट। नए नए तरह के जो है क्या, हमारे नए नए तरह की डिजीजेज और पेस्ट जो है वो हमारे इमर्ज हो रहे हैं। पुअर डेटाबेस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वही बात की हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गई, उनमें बहुत ही कम अभी भी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत ही कम जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बिजनेस हैं बहुत ही कम है अभी। तो ये हमारी इसकी प्रॉब्लम हो गए। इसके बाद अगर हम देखें पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो क्या क्या है, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, लॉन्चिंग द टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट स्कीम है। तो एक तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक स्कीम है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किस तरह से हम हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मतलब क्रॉप का अगर रिस्क है फेल्योर का, क्रॉप फेल हो गई तो उनका इंश्योरेंस कराना, जिस तरह इंसानों का इंश्योरेंस होता है उसी तरह से क्रॉप का भी इंश्योरेंस कराने की ये एक स्कीम है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, ये कॉटन को ग्रो करने के लिए, कॉटन के ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके बाद कैपिटल सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज फॉर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल सब्सिडी देती है।
क्रिएशन ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट फंड एट द नेशनल लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेनफेड एरिया। रेनफेड एरिया में वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, फंड भी देती है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, तरह तरह के मतलब अभी गवर्नमेंट इस दिशा में कोशिश कर रही है कि जो है हॉर्टिकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी हो, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी हो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए नैम आपने सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हो गई। सीड बैंक स्कीम, सीड बैंक में मतलब अच्छी वैरायटी के जो एक तरह से क्या होते हैं, सीड होते हैं हर क्रॉप के, तो उनको एक तरह से बैंक में जिस तरह से पैसा रखा होता है उसी तरह से तरह तरह की क्रॉप के वहाँ पर सीड रखे होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड गवर्नमेंट कर रही है, और उम्मीद है कि आगे चल के अच्छे से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। और अभी जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम अच्छे से सहेज के भी रख पाएंगे, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में उसके साथ ही एग्रीकल्चर बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आज के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में इतना ही था। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।